वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग यार में। आप सभी जीएनएम सेकेंड ईयर स्टूडेंट को वेलकम है। आज का वीडियो होने वाला है आप सभी के सामने बहुत ही अच्छा। एक नए यूनिट भी स्टार्ट कर रहे हैं और आपका वीडियो नंबर 29 होने वाला है। इससे पहले अगर आप 28 तक अगर वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में सब बना हुआ है और आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। माय डियर, आज यूनिट नंबर 10 हम शुरू करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का। चूँकि आज है आपका इस सप्ताह का दूसरा दिन, तो हमारा पेपर भी आज दूसरा दिन है, दूसरा सब्जेक्ट है। ओके, जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। वीडियो नंबर हमारा MSN 2 का 29वां है और यूनिट नंबर 10 का ये प्रश्न है आज जो हम करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है हमारे सामने, इमरजेंसी नर्सिंग केयर मतलब आपातकालीन नर्सिंग देखभाल। यहाँ से आपको कभी कभी 10 नंबर में भी पूछ देता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है। 10 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो कहेगा इमरजेंसी नर्सिंग केयर क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं और इसमें नर्सिंग भूमिका क्या होता है बताइए, 10 नंबर में। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ नर्स का भूमिका ही पूछ लेता है या फिर सिर्फ सिद्धांत ही पूछ लेगा। तो चलिए, आप लोग जानते हैं सिद्धांत का मतलब होता है जो बातें को हम ध्यान में रखकर चलते हैं वही हमारा सिद्धांत होता है। तो एक इमरजेंसी नर्सिंग केयर के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि ये इमरजेंसी मतलब आपातकालीन और नर्सिंग देखभाल क्या होता है। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि आपातकालीन नर्सिंग देखभाल यानी आपात स्थिति में नर्स के द्वारा किया जाने वाला देखभाल जो अन्य रोगों से जटिलताओं से बचाता है, उसी को हम लोग जो है आपातकालीन नर्सिंग देखभाल कहते हैं। तो चलिए करते हैं यहाँ पे शुरू। उत्तर है, आंसर है, आपातकालीन स्थिति में ऐसी गंभीर जटिलताओं की संभावना युक्त निर्णायक परिस्थिति होती है। इमरजेंसी एक बहुत ही ज़्यादा जो है आपका डिसीजन लेने वाला समय आपका बहुत जल्दी में होता है। अगर आप लेट करते हैं तो दिक्कत होता है। आपातकालीन ही एक ऐसी गंभीर जटिलताओं की संभावना युक्त निर्णायक परिस्थिति होता है जिसमें रोगी को उचित चिकित्सीय सहायता न मिलने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। समझ गए ना। तो यही कहता है कि आपातकालीन इमरजेंसी एक ऐसी जो है गंभीर जटिलता होने की संभावना युक्त निर्णायक परिस्थिति है जिसमें अगर उचित चिकित्सीय सहायता किसी मरीज को नहीं मिलता है तो उसमें मृत्यु हो सकता है। या ये सीधा कहिए कि आपातकालीन एक ऐसी गंभीर जो है जटिलता होने की संभावना की एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे अगर किसी मरीज को उचित चिकित्सीय सहायता न मिले तो वहाँ पे मृत्यु तक हो जाता है। समझ गए, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई इमरजेंसी वाला पेशेंट है और उसको उस समय उस इमरजेंसी सिचुएशन को रोकने के लिए कोई चिकित्सीय सहायता न मिलेगा उस स्थिति में तो उसका क्या हो जाएगा, मृत्यु भी हो जाता है। समझ गए ना। अब आपातकालीन नर्सिंग देखभाल क्या है जो हमारा मेन क्वेश्चन है। तो गंभीर परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए किया जाने वाली तुरंत देखभाल आपातकालीन नर्सिंग देखभाल कहलाती है। अब इमरजेंसी में जो नर्स काम करती है उसको बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तुरंत फास्ट करना पड़ता है, सब काम सही सही से करना पड़ता है और यही हमारा जो है इमरजेंसी नर्सिंग केयर होता है। आपातकालीन नर्सिंग देखभाल का मतलब ही होता है कि किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, गंभीर परिस्थिति में व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो किया जाने वाला तुरंत इमीडिएट जो केयर होता है, देखभाल होता है, वह आपातकालीन नर्सिंग देखभाल कहलाती है। OPD में मान गए 10 मिनट 15 मिनट अगर लेट भी हो जाएगा तो चलेगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं होता है IPD में। समझ गए। लेकिन अगर एक इमरजेंसी वार्ड में अगर एक नर्स लापरवाही करेगी तो किसी मरीज का डेथ तक हो सकता है। इसीलिए कहता है कि गंभीर परिस्थितियों में, आपातकाल एक गंभीर परिस्थिति होता है, वहाँ पे व्यक्ति को जीवन को बचाने के लिए तुरंत किया जाने वाला सभी प्रकार के देखभाल आपातकालीन नर्सिंग देखभाल में आता है। यानी यूँ कहा जाए तो एक नर्स के द्वारा, समझ गए ना, एक नर्स के द्वारा एक व्यक्ति के गंभीर स्थिति जो उसके जीवन बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति है, वहाँ पे नर्स के द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण देखभाल जो है आपातकालीन नर्सिंग देखभाल के अंदर आता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपातकालीन नर्सिंग के क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग। इमरजेंसी नर्सिंग के क्या सिद्धांत हैं, अब मैं बार बार बताता हूँ। कहीं भी कोई चीज़ का सिद्धांत है तो अगर क्वेश्चन को समझ गए हैं तो उसके सिद्धांत को आराम से लिखिए। अब आप ये समझ गए कि किसी भी जटिल गंभीर परिस्थिति में व्यक्ति मरीज के जीवन को बचाने के लिए किया जाने वाला नर्सिंग देखभाल जो है आपातकालीन नर्सिंग देखभाल कहलाता है। समझ गए, आपातकाल स्थिति में।
तो ऐसे में होता ये है कि आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे पहला पॉइंट है, एक समय में एक से अधिक रोगी को आपातकालीन देखभाल प्रदान करनी हो तो ट्रियाग जो होता है सिस्टम, इसके द्वारा प्राथमिकता निर्धारण करना चाहिए। मतलब आपको लगे कि एक से हम जो है काम करने वाले नर्स कम है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको आपातकालीन में इसी ट्रिएग सिस्टम के ज़रिए निर्धारित करना पड़ता है कि कौन सा मरीज़ जो है सबसे ज़्यादा गंभीर है, कौन जो है अपने जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है, पहले उसको जो है प्राथमिकता देते हैं। जो लगे कि अभी ये थोड़ा-सा ठीक है तो उसको थोड़ा बाद में भी देखेंगे तो चलेगा, बट जो जीवन और मौत के जो है मुँह पर है, खड़ा है, उसको जल्दी देखना है, तो पहले उसका प्राथमिकता देंगे। तो पहला ये है इमरजेंसी नर्सिंग केयर में प्राथमिकता निर्धारण करना, उसके लिए ट्रिएग सिस्टम को अपनाते हैं। ओके। दूसरा है, रोगी को आपातकालीन विभाग में पहुंचते ही रोगी का आकलन करके उपचार तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अब इमरजेंसी में कौन पेशेंट आता है? इमरजेंसी में जो है तुरंत उपचार मिले इसीलिए पेशेंट आता है, क्योंकि पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ रहता है उस समय। तो इमीडिएट केयर करने के लिए कोई भी रोगी आपातकाल में आता है तो उसको तुरंत जो है रोगी को ऑब्जर्व करके, आकलन करके तुरंत उसका उपचार जो है शुरू कर देना चाहिए। समझ गए? ताकि पेशेंट को जो भी थोड़ा समय है वो बेकार ना जाए। ओके। आगे है, आपातकालीन विभाग में अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने दें। अब हो सकता है इमरजेंसी में बहुत विचित्र पेशेंट, एक्सीडेंट वाला, पॉइजनिंग वाला, जला हुआ, फांसी वाला, बहुत तरह तरह के पेशेंट आते हैं, तो ऐसे में वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए जो है वहाँ पे भीड़ जो है ज़्यादा एकत्रित न होने दें, क्योंकि और सारे पेशेंट रहते हैं। बेहतर उपचार के लिए रोगी को रेफर करना हो तो तुरंत एम्बुलेंस का प्रबंध करके रोगी को तुरंत प्राथमिक उपचार देकर भेजना चाहिए। अगर मान गए आपका छोटा अगर हॉस्पिटल है, वहाँ पे संभव नहीं है इस रोग का उपचार करना या इस कंडीशन को हैंडल करना, तो आप तुरंत जो है फर्स्ट एड देते रहें और एम्बुलेंस के भी जो है व्यवस्था प्रबंध करके तुरंत रोगी को रेफ़र करना चाहिए। ओके, बेहतर उपचार के लिए। रोगी की देखभाल के दौरान सख्त विसंक्रमित तकनीक का उपयोग करें। अब रोगी को जब भी देखभाल करें तो उस समय बिल्कुल जो है एसेप्टिक तकनीक का ध्यान में रखें, बिल्कुल विसंक्रमित तकनीक का ध्यान में रखें। समझ गए? रोगी और उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा दें। अब आपके पास मरीज इमरजेंसी कंडीशन में आ रहा है, आपातकालीन जो है एक बेहद ही सेंसिटिव केस लेकर आ रहा है, तो ऐसे में आप उसके मरीज को, परिवारजनों को घबराने नहीं दें, घबराए नहीं। समझ गए? उसको मनोवैज्ञानिक सहारा दें ताकि वो अपने आप को, खुद को भी तो संभाल पाए। समझ गए? तो इसलिए ये सब चीज़ें होता है आपातकालीन नर्सिंग का देखभाल। मैंने 6 पॉइंट बता दिया, आपको मैं सीधा-सीधा बता देता हूँ। ये 6 पॉइंट से आप 15 पॉइंट भी लिख सकते हो, 10 पॉइंट भी लिख सकते हो, ये आपके माइंड के ऊपर है कितना सोचते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन समझ गए हैं, समझा दिए हैं, 6 पॉइंट एग्जाम्पल दे के समझा दिए हैं कि कैसे लिखना है, तो और क्या-क्या चीज़ें हो सकता है, जो बातें को हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे इमरजेंसी केयर, नर्सिंग केयर के लिए, तो आपको जो है लिख सकते हैं। समझ गए? बाकी 6 पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आता है बहुत ही अच्छा मेन क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन इमरजेंसी केयर। अब एक नर्स का भूमिका बताना है कि एक नर्स का क्या भूमिका होनी चाहिए आपातकालीन देखभाल में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सिंगल पूछेगा तो 5 नंबर और सब ज्वाइंट करके पूछता है तो 10 नंबर में पूछेगा। तो चलिए हम बताते हैं कि इमरजेंसी केयर में नर्स की भूमिका क्या होनी चाहिए। ओके। आपातकालीन विभाग में आने वाली रोगियों की देखभाल में नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपातकालीन विभाग में नर्स की भूमिका निम्न है। देखिए, किसी भी विभाग में, चाहे आईपीडी में जाइए, ओपीडी में जाइए, इमरजेंसी में जाइए, आईसीयू में जाइए, कहीं भी चले जाइए विभाग में, जो है नर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर 10 मिनट 5 मिनट समय देंगे, देखेंगे, सारा चीज़ लिख देंगे, चले जाएंगे। उसके बाद संपूर्ण समय जो है नर्स को ही बिताना पड़ता है मरीज के साथ में। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो तो नर्स को ही बताया जाएगा। फिर नर्स से हैंडल होगा तो ठीक है, ना तो अपने डॉक्टर से संपर्क करती है। तो ये सारा चीज़ें जो है नर्स के ऊपर ही रहता है। तो नर्स के देखभाल कैसे एक आपातकालीन मरीजों में किया जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला है रोगी का आकलन करना, असेसमेंट ऑफ पेशेंट। पहले आप रोगी के आकलन करेंगे। नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण रोगी का आकलन करना ही होता है। उसी प्रकार नर्स को आपातकालीन देखभाल में रोगी आते ही उसकी समस्या पहचान करना व उसका तीव्र आकलन करना चाहिए। नर्स को निम्न प्रकार से आकलन करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से रोगी का आकलन करना, असेसमेंट ऑफ पेशेंट, पहला जो चरण होता है नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक उसी प्रकार से कोई भी पेशेंट आपातकालीन वाला आता है तो सबसे पहले उसके हम आकलन करेंगे, तय करेंगे कि क्या ज़रूरी है और किस प्रकार के मरीज़ हैं। तीव्र
जो है तेज़ी से आकलन करेंगे, जिससे आकलन करने से होता यह है कि हम तय कर पाते हैं कि आगे जो है क्या करना है। ठीक है, तो आकलन में हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो नर्सिंग केयर में, इमरजेंसी में सबसे पहले आकलन में वाइटल साइन लेते हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह, रिस्पायरेशन, ऑक्सीमीटर, समझ गए, ये सब लेते हैं। श्वसन क्रिया का आकलन करते हैं, रिस्पायरेशन कितना है, कॉन्शनेस लेवल को चेक करते हैं, चूँकि इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है बेहोशी हालात में भी आता है, तो कॉन्शनेस लेवल को भी चेक करेंगे। शरीर से किसी प्रकार के रक्तस्राव, ब्लडिंग हो रहा है, उसका जांच करेंगे। ठीक है, ये सब जांच करने के बाद हम तय करते हैं कि अब मरीज को आगे क्या चीज़ का ट्रीटमेंट करना है। ओके, दूसरा है आकलन के बाद, दूसरा है श्वसन मार्ग की साफ रखना, मेंटेन क्लियर एयरवे। अब होता यह है कि मरीज जो है क्या होते हैं, इमरजेंसी में आता है, समझ गए ना, तो ऐसे हालात में मरीज का श्वसन मार्ग जो है बिगड़ सकता है, उसका श्वसन रुका हुआ हो सकता है। तो उसके श्वसन को रुके होने का कारण होता है श्वसन मार्ग में कुछ न कुछ, चाहे ब्लीडिंग हो, चाहे कोई सिक्रेशन हो, आके फंस जाता है, जिसके कारण श्वसन मार्ग गड़बड़ा जाता है, समझ गए। तो श्वसन मार्ग को साफ करना, साफ रखना दूसरा जिम्मेदारी है देखभाल का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एयर वे है, जो हवा का मार्ग है, उसमें कोई बाहरी पदार्थ हो तो उसे हटाना चाहिए, जैसे नाक में कोई चीज़ लगा हो, या फिर कुछ कोई भी चीज़ हो जो एयर वे में पदार्थ को, हवा को अंदर जाने से रोकता हो, तो उन पदार्थों को हटाएंगे। एयरवे को साफ करने के लिए ट्रेकियोब्रोंकियल सक्सिंग करनी चाहिए, मतलब सक्शन का मशीन आता है, उससे जो है सक्शन करेंगे, साफ करेंगे, चूसकर ट्रेकिया ब्रोंकिया रास्ता को, जो कि एयरवे का है। ठीक है, रोगी को ओरल सिक्रेशन आने की स्थिति में चेहरा एक तरफ करना चाहिए, इससे शराब बाहर निकल जाते हैं। अब मान गए पेशेंट के मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है, समझ गए, मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकल रहा है, तो उससे भी जो है क्या होगा, फंसेगा, फिर श्वसन में दिक्कत होगा। तो उसके लिए अगर एक कोई सिक्रेशन मुंह से आ रहा है, तो मरीज को एक साइड जो है सिर को कर देंगे, चेहरा को, ताकि उसका सिक्रेशन जो है बाहर निकल जाए, ठीक है ना, अंदर ना जाए। आगे है, रोगी को सॉफ्ट ऑक्सीजन, नम ऑक्सीजन हल्का हल्का देना चाहिए अगर ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चूँकि एयरवे को साफ़ करने का मतलब ही है कि ऑक्सीजन के लिए आप काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, अच्छी खासी श्वसन जीवित करने के लिए श्वसन को, तो उसके लिए ऑक्सीजन भी देंगे। यदि इंडोट्रेकियल ट्यूब डाली गई हो तो इसकी सोडा बाइकार्ब से सफाई करनी चाहिए। अगर पेशेंट में जो है इंटूबेशन किया गया हो, समझ गए, इंटूबेशन किया गया हो, इंडोट्रेकियल ट्यूब डाला गया हो ट्रेकिया के अंदर श्वास लेने के लिए, तो जो है उसे क्या करेंगे हम लोग, उससे सोडा बाइकार्ब से सफाई करते रहना चाहिए। तो ये हो गया हमें श्वसन मार्ग की सफाई के लिए या एयरवे के सफाई रखने के लिए, समझ गए। तीसरा है रक्तस्राव को रोकना, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। अब इमरजेंसी पेशेंट है तो उसको जो है आपको हो सकता है ब्लीडिंग भी आ सकता है, अगर एक्सीडेंट वाला होगा तो ब्लीडिंग वगैरह भी आ सकता है। तो आप ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, चूँकि मानिए अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगा और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो एनीमिया का भी, सीवियर एनीमिया भी हो सकता है, और दूसरी कंडीशन में उसके बॉडी में तरल कम होने से हाइपोवॉल्मिक शॉक भी लग सकता है, समझ गए, तरल पदार्थ के कमी से जो आघात लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ब्लीडिंग को हम रोकते हैं, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। तो इसके लिए दुर्घटना आदि मामलों में यदि रोगी के शरीर से रक्तस्राव हो तो इसे तुरंत रोकने के प्रयास करनी चाहिए। अगर पेशेंट के कोई दुर्घटना है, कोई मामला है, उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसे तुरंत रोकने का प्रयास करनी चाहिए। आगे है, ब्लीडिंग साइट पर प्रेशर दिया जाता है जिससे रक्तस्राव कम हो। जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे दबाव देंगे, प्रेशर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर देने से ब्लड जो है रुकता है, कम होता है। नाक से अगर रक्तस्राव हो तो नेजल पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। और इसी प्रकार अगर वैजिना से गंभीर रक्तस्राव होने पर वैजिनल पैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर नाक से ब्लीडिंग हो रहा है तो नेजल पैकिंग, वैजिना से हो रहा है तो वैजिनल पैकिंग आता है, जिससे हम ब्लड को कंप्रेस करके रोक सकते हैं। आगे है, यहाँ पे देखिएगा, यदि रोगी के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो तो रोगी को ब्लड ग्रुप की जांच करके रक्त का इंतजाम करना चाहिए। अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड पहले ही निकल चुका है, तो बॉडी में ब्लड की कमी, भारी कमी है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए ब्लड ग्रुप की जांच करें और जो है ब्लड का इंतजाम ज़रूर से ज़रूर जल्दी करना चाहिए। रोगी को एंटी हेमोरेजिक दवाई देनी चाहिए। अब रोगी को ब्लड को रोकने के लिए एंटी हेमोरेजिक दवाई आता है, जैसे ट्रेनेक्सामिक एसिड, ये दवाइयाँ देनी चाहिए। ओके, तो हो गया हमारा ब्लीडिंग रोकने के लिए काम। चौथा है हमारा यहाँ पे तरल संतुलन बनाना। तरल संतुलन बनाने का मतलब है कि बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर तरल नहीं रहेगा, इसका संतुलन नहीं बनेगा, तो पेशेंट में क्या होगा, हाइपोवॉल्मिक शॉक लगेगा, तरल पदार्थों की कमी से होने वाला आघात लगेगा, ठीक है।
तो तरल संतुलन बनाने के लिए रोगी में हाइड्रेशन का स्तर का पता लगाना चाहिए कि रोगी में कितना ज़्यादा जो है व्यक्ति हाइड्रेट है या डिहाइड्रेट है। ठीक है, रोगी में डिहाइड्रेशन हो तो तुरंत आईवी फ्लूइड से जो है फ्लूइड चढ़ाना चाहिए, तरल चढ़ाना चाहिए, समझ गए। जैसे नॉर्मल सलाइन वगैरह आता है, समझ गए ना, एनएस वगैरह। पाँचवा है जटिलताओं की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ कंप्लीशन। कुछ अन्य जटिलता होते हैं जिसको आपको रोकथाम करना पड़ेगा आपातकालीन कंडीशन में। आपातकालीन स्थिति में रोगी की स्थिति जटिल होती है, समझ गए। इसमें रोगी का निरंतर अवलोकन बहुत जरूरी होता है, समझ गए, जिससे जटिलता भी कम होता है। रोगी को सभी जैविक चिन्ह, वाइटल साइन को निरंतर जो है नापता मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। इसके लिए आप डिस्प्ले लगा ले तो बेहतर रहेगा, जो कि लगा भी रहता है, समझ गए ना, इमरजेंसी वार्ड में। रोगी को ईसीजी करना चाहिए, रोगी को इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना चाहिए कि कितना रोगी को हम जो है तरल वगैरह दिए हैं, कितना उल्टी किया, कितना मूत्र त्यागा, समझ गए ना, ये सब चीज़ें। तो ये हो गया जटिलताओं की रोकथाम करने का प्रबंध। आगे देखिए यहाँ पे छठा है रोगी की आपातकालीन दवाइयाँ देना। अब प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पेशेंट। कुछ मरीज आते हैं, उनको आपातकालीन दवाइयाँ सब होता है, उन दवाइयों में क्या ज़रूरी है, समस्या के आधार पर रोगी को आपातकालीन स्थिति में समस्या के आधार पर दवाई देनी चाहिए। अब बहुत सारे आपातकालीन इमरजेंसी ड्रग है, ऐसा थोड़ी ना कि उसमें से सब चला देंगे, जो ज़रूरी होगा वही चलाएंगे स्थिति के अनुसार। नर्स को दवाई देते समय सही 5 नियम का पालन करना चाहिए। तो ये हो गया आपको रोगी को आपातकालीन दवाई देने में सहायता, ये भी देखभाल के अंदर ही है। सातवां है सीपीआर देना। कार्डियक अरेस्ट, पॉइजनिंग, हार्ट अटैक आदि स्थितियों में रोगी की पल्स व श्वसन प्रक्रिया बंद हो गई हो तो नर्स को रोगी के जीवन बचाने के लिए सीपीआर देना चाहिए। अब मान गए कोई पॉइजनिंग वाला पेशेंट है, किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है, तो इन सब स्थिति में अगर देखेंगे कि मरीज का जो है पल्स बंद हो गया हो, श्वसन की क्रिया बंद हो गई हो, तो नर्स को उससे बचाने के लिए लास्ट उपाय सीपीआर शुरू करना चाहिए, तुरंत इमीडिएट, समझ गए। तो सीपीआर देंगे, समझ गए। अब सीपीआर क्या होता है ये पढ़ा ही चुके हैं, समझ गए ना। आठवां है घाव की देखभाल, केयर ऑफ बाउंड। अब एक मरीज है, हो सकता है इमरजेंसी में एक्सीडेंटल आए, दुर्घटना वाला है, तो उसे घाव भी बॉडी में हुआ हो, तो किसी दुर्घटना या हमले में यदि कोई घाव हो जाए तो घाव की एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से सफाई करके ड्रेसिंग होनी चाहिए। अब कोई एक्सीडेंट वाला या फिर जो है कुछ भी घटना से, दुर्घटना से होने वाले जो घाव है, उनको अगर वैसा पेशेंट है इमरजेंसी में तो उसे एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो यह हो गया हमारा घाव की देखभाल, केयर ऑफ वाउंड, समझ गए। घाव के नियमित समय पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, 8 पॉइंट मैंने आपको बताया नर्सिंग देखभाल में। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। नर्सिंग केयर के इमरजेंसी नर्सिंग केयर में नर्स के द्वारा किया जाने वाला जो भूमिका है, पहला भूमिका है रोगी के आकलन करना, समझ गए, रोगी के बारे में आकलन पता करना कि रोगी किस हालात में है। दूसरा है श्वसन मार्ग को साफ रखना। अब हमारा दूसरा प्राथमिकता बनता है कि हम देख ले कि मरीज का श्वसन बेहतर है या नहीं है, इसके लिए हम श्वसन मार्ग को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा पॉइंट श्वसन मार्ग को साफ करना, ठीक है। तीसरा है रक्त स्राव को रोकना, ब्लीडिंग को कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, समझ गए, तीसरा पॉइंट है। अब ब्लीडिंग किसी भी माध्यम से हो सकता है, चोट लगा हो, समझ गए, कहीं भी चोट लगा हो, नाक बाक में कहीं से भी ब्लीडिंग आ रहा हो तो ब्लीडिंग रोकने का प्रयास करेंगे, तीसरा पॉइंट। चौथा है तरल पदार्थों की कमी बॉडी में हो सकता है, समझ गए, तो इससे अगर डिहाइड्रेशन है मरीज में तो आईवी के माध्यम से फ्लूइड चढ़ाएंगे, तरल चढ़ाएंगे, समझ गए। पांचवा है जटिलताओं की रोकथाम करने के प्रयास करेंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के वाइटल नापेंगे, ईसीजी लेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट करेंगे, तो इन सब से जटिलताओं की रोकथाम हो सकता है। छठा है आपातकालीन दवाइयाँ हैं, पहले हम तय करेंगे कि किस मरीज में कौन सा समस्या है, उसी के समस्या के आधार पर दवाई देंगे। दवाई देने में जो 5 सही नियम है उसका पालन करेंगे। सातवां है सीपीआर देना। सीपीआर आपको पता है कार्डियक अरेस्ट में, पॉइजनिंग में, हार्ट अटैक में, ये सब में दिया जाता है, और तब दिया जाता है जब किसी पेशेंट का श्वसन और पल्स की क्रिया बंद हो गई हो, तब जाके यह सीपीआर रोगी को जीवन बचाने के लिए दिया जाता है, और यह लास्ट पोजीशन पर ही दिया जाता है। आठवां है अगर कोई पेशेंट एक्सीडेंटल है, दुर्घटना है, तो उस मामले में घाव बनेगा, अगर घाव है तो एंटीसेप्टिक घोल से सफाई करके ड्रेसिंग होनी चाहिए, और ड्रेसिंग को नियमित समय पर बदलनी चाहिए। तो यह मेरा 8 पॉइंट था जिसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसमें आप सारे के सारे चीज़ों को लिखिएगा, ठीक है। तो यह इमरजेंसी केयर हो गया, मैंने आपको आज इमरजेंसी केयर पढ़ा दिया। ऊपर हिंदी, नीचे यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इसको बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब चलते हैं नीचे, जो है अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देख लीजिए यहाँ पे पूरा के पूरे 8 तक इंग्लिश है, तो इंग्लिश भी यहाँ पे 8 तक दे दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न एक आता है इससे पहले वाले यूनिट का, यूनिट नंबर 9 का ही यह प्रश्न है, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के हड्डियों से मस्कुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। तो उसमें एक प्रश्न हमारा और अच्छा है, जिसको हम लोग स्प्रेन कहते हैं। स्प्रेन मतलब होता है मोच। मोच के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रश्न 5 नंबर में पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, समझ गए। मोच क्या है? राइट डाउन इट्स कॉज, मतलब इसके कारण, सिम्टम्स और डायग्नोसिस और मैनेजमेंट सब चीज़ लिखना है। मोच कहते हैं जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं लिंगामेंट में खिंचाव आ जाना, समझ गए, अस्थि बंध में खिंचाव आ जाना। तो देख लीजिए यहाँ पे मोच क्या होता है। माय डियर, आपको पता होना चाहिए मोच या स्प्रेन जिसको हम कहते हैं अस्थि बंध, लिंगामेंट का फटना या फिर अस्थि बंध में खिंचाव आने को मोच कहते हैं। अब मोच का मतलब होता है कि जो लिंगामेंट है, जो अस्थि बंध है, वह फट जाता है किसी कारण से या फिर उसमें खिंचाव आ जाता है, तो उससे जो है हम लोग मोच कहते हैं। अब देखते होइएगा, चल रहे अचानक से पैर मुड़ जाता है, पैर मुड़ जाता है, जिससे हमारा जो लिंगामेंट है, जो हड्डी को कस के जकड़ा हुआ रहता है, उसमें खिंचाव आ जाता है। खिंचाव आने से जो है उसमें क्या हो जाता है, हमारा मोच पड़ जाता है, दर्द वगैरह, सूजन वगैरह आ जाता है, समझ गए। मोच आपके किसी लिंगामेंट का फटना यानी अस्थि बंध का फटना या उसका दर्द भरा खिंचाव होता है, समझ गए। लिंगामेंट उन ऊतकों के छोटे छोटे कड़े दल होते हैं जो आपके हड्डियों को किसी जोड़ पर साथ में बांध कर रखते हैं। लिंगामेंट का मतलब क्या होता है? अस्थि बंध, जो अस्थि को बांध कर रखता है, जो अस्थि को अपने अंदर जकड़ के रखता है, बांध के रखता है। अगर इसी बंधन में कोई खिंचाव आ जाए, कोई फटन आ जाए, तो फिर तो दर्द होगा ही होगा, समझ गए ना। तो यही हमारा मोच होता है, स्प्रेन होता है, जो हड्डियों को बांध कर रखने वाले लिंगामेंट में जो खिंचाई आ जाता है या उसमें फटना आ जाता है, जिससे दर्द जो है उत्पन्न होता है, और इसी को जो है हम लोग मोच कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं, समझ गए। शरीर में सबसे अधिक जो मोच होता है वह टखने में होता है, समझ गए, इसको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ को समझ गए। आगे चलिए, कारण देखिए। कारण है ऊबड़ खाबड़ सतह पर चलना या व्यायाम करना। वही चीज़ें मैंने बताया कि कोई व्यक्ति है अगर ऊबड़ खाबड़ ऊंच नीच जगहों पर चलता है, ध्यान नहीं देता है या फिर व्यायाम करता है, तो उससे क्या होता है कि आपका हाथ इधर उधर या पैर इधर उधर फिसलेगा और उसमें जो है क्या हो जाएगा, मोच आने का खतरा रहता है, समझ गए। जैसे एड़ी हो गया, कलाई हो गया, हाथों के बल गिरना हो गया, समझ गए। ये सब जो है आपके क्या होते हैं, ये सब जो है कारण है आपके, ठीक है। कारण है ऊबड़ खाबड़ सतह पर चलना या व्यायाम करना। एंकल, एड़ी हो गया, कलाई हो गया, हाथों के बल अगर गिरते हैं तो ये भी हो सकता है। थंब, खेलों के कारण जैसे टेनिस, क्रिकेट आदि में थंब में खिंचाव आ जाता है, समझ गए। घुटना, नी में। पैर, किसी असमतल सतह पर अचानक पड़ जाना या व्यायाम करना। अब चल रहे अचानक से किसी नीच खड्डे में चले पैर चला गया, इसमें भी खिंचाव आ जाता है। ऊंच नीच में व्यायाम कीजिएगा, इसमें भी खिंचाव आ जाएगा किसी पार्ट में। तो नॉर्मली इन सभी जगहों पर जो है आपके ज़्यादातर खिंचाव आते हैं। किन कारणों से आता है मैंने आपको बता दिया, समझ गए। एड़ी, कलाई, अंगूठा के, हाथों के बल गिरना, घुटना, ये सब में आता रहता है। लक्षण की बात किया जाए माय डियर, यहाँ पे तो अंग हिलने पर तीव्र दर्द होता है। अब जैसे मान के किसी को स्प्रेन यानी मोच आता है, तो अगर आप थोड़ा भी मूवमेंट कीजिएगा उस बॉडी में, उस एरिया में, तो तेज़ी से दर्द होगा, ठीक है। जलन सा महसूस होगा, दर्द और सूजन भी हो जाता है काफ़ी, और गति कम होना, लॉस ऑफ मोबिलिटी, चूँकि आपको दर्द के डर से आप हिलाते भी नहीं हैं बॉडी को, तो गति कम हो जाना। ओके, आगे है इसके लिए क्या क्या निदान है, डायग्नोसिस है। तो पहले हम फिजिकल एग्जामिन करते हैं कि किस कारण से कब जो है भौतिक जांच, समझ गए ना, शारीरिक परीक्षण, एक्सरे और सीटी स्कैन, यही निदान है हमारा, समझ गए। चूँकि टूटा मोच है तो इसमें और क्या कर सकते हैं। प्रबंध की बात किया जाए माय डियर, तो पहला प्रबंध होता है मोच के लिए, वह राइस तकनीक को अपनाते हैं, समझ गए। राइस तकनीक को अपनाते हैं मोच के प्रबंध में। राइस का मतलब आर फॉर रेस्ट होता है, समझ गए। आर फॉर रेस्ट होता है, चोट लगने वाले अंग को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दे, रेस्ट दे, पहला। आई फॉर आइस द एरिया, दूसरे जहाँ भी चोट लगा है वहाँ पे बर्फ़ से सेके ताकि सूजन और दर्द को कम कर सके, ठीक है। सी फॉर होता है कंप्रेशन, घायल अंग को इलास्टिक वाली पट्टी से बांधे जिससे अंग में ज़्यादा सूजन ना आए। मतलब नहीं कहता है गर्म पट्टी, वही इलास्टिक होता है जिसमें लचीलापन होता है, वह फैलता है, वैसे पट्टियों से बांधे जिससे सूजन ना आए ज़्यादा, समझ गए। ई फॉर होता है एलिवेट,
मोच वाले अंग को ऊंचा उठाकर रखें, जिससे आपको दर्द का कमी आता है। ठीक है, तो ये राइस विधि का अपना कर रखें। आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस का अप्लाई, सी फॉर कंप्रेस करना और ई फॉर एलिवेट। समझ गए? तो ये 4 आप राइस याद रखिएगा। दूसरा है, रोगी को आवश्यकता होने पर एनाल्जेसिक दर्द की दवाई देते हैं जो सूजन को कम करेगा, दर्द को, जैसे डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन होता है। समझ गए? यदि आवश्यकता हो तो ज्वाइंट को स्थिर रखने के लिए स्प्लिंट, जिसे खपची कहते हैं, इसको बांध दिया जाता है। समझ गए? तो ये सब चीज़ें आपके होते हैं और इसके साथ में कैल्शियम का भी गोली खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में नीचे दे रखा है। ये प्रश्न छोटा था बट 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना आप ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल चीज़ कंप्लीट मैंने बता दिया है। तो जो भी लोग डियर हैं अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।